विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। रोकड़ बही चैप्टर 7 का हमने पिछले 2 वीडियो में सामान्य रोकड़ बही जिसको हम सादी रोकड़ बही कहते हैं, उसके बाद 2 खानों वाली 3 खानों वाली रोकड़ बही, और इसके बाद हमने अभ्यास किया लघु रोकड़ बही। उसमें 2 पद्धति देखे हम लोग, एक सामान्य लघु रोकड़ बही और एक अनामत पद्धति से लघु रोकड़ बही। और इस तरह से हमने पिछले वीडियो में लगभग रोकड़ बही के हर प्रकार के प्रश्न हमने देखे। अब आज हम इस वीडियो में 3 खानों वाली रोकड़ बही के अतिरिक्त सवाल ले रहे हैं, जो विशिष्ट स्वाध्याय हमको पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो इससे थोड़ा हमारा जो है जानकारी इसमें और बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज के रोकड़ बही में 3 खानों वाली रोकड़ बही के कुछ और प्रश्न देखते हैं। और इस तरह ये वीडियो आज हम प्रकरण 7 यहाँ से पूर्ण हो जाएगा और फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर। अब किताब में आपके प्रश्न नंबर 13 है। तो यहाँ पर देखिए, श्री महेंद्र भाई भट्ट की निम्नलिखित व्यवहारों पर से 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। और 2016 जनवरी के व्यवहार आपको दिए गए हैं। तो यहाँ 3 खानों वाली रोकड़ बही है, तो जैसा हमने पिछले प्रश्नों में देखा उस तरह के यहाँ पर नमूना हम बना लेंगे। इसके अंदर इसका प्रारूप बनाएंगे। जैसे देखिए, महेंद्र भाई भट्ट की 3 खानों वाली रोकड़ बही, तारीख, आय, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा, रोकड़, बैंक, तारीख, व्यय, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ, प्राप्त बट्टा, रोकड़, बैंक, उधार पक्ष और जमा पक्ष। तो ये चीज़ सब कुछ हमने सीखा हुआ है। तो उसी आधार पर इसको हम एक तरह से आप समझिए, आप रिवीजन कर रहे हैं फिर से 3 खानों वाली रोकड़ बही का, और कुछ आपको नए व्यवहार भी होंगे जिसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो अब हम प्रश्न देखते हैं इसके अंदर। तो 2016 जनवरी 1, तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी को प्रारंभ का रोकड़ शेष 3500 और प्रारंभ का बैंक ओवरड्राफ्ट 6000। अपने चर्चा किए थे कि रोकड़ शेष या बैंक शेष उसको उधार करने का होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा जमा करना होता है। तो फिर हम यहाँ पर रोकड़ को उधार करेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट को जमा करेंगे। 3500 है और 6000 है। तो देखिए, उधार पक्ष में यहाँ पर रोकड़ में रकम बता देंगे 3500, 3500 बैंक में यहाँ नील करेंगे, और जमा पक्ष में बैंक ओडी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होने की वजह से इसको हम बैंक में दर्शा देंगे और रकम है 6000। तो इस तरह आप देखें, ये 2 पक्ष में एंट्री हमने दर्शा दिया। फिर अगला व्यवहार है 2 तारीख का। 2000 का माल पराग को 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से बेचा। अब ये रोकड़ बिक्री है, तो हमारी आवक होगी, इसको हम उधार दर्शाएंगे, रोकड़ में दर्शाएंगे। और यहाँ देखिए बट्टा है, कौन सा बट्टा है ये? रोकड़। हमें पता है कि रोकड़ बट्टा हमको यहाँ दर्शाना होता है, व्यापारी बट्टा दर्शाना नहीं होता है। तो 2000 का 10% करेंगे 2000 आएगा, 200 आएगा, तो 200 रुपया बट्टा में आएगा, और बाकी जो घटाएंगे 2000 में से 200, तो 1800 रुपया रोकड़ में आएगा। तो 200 और 1800। तो यहाँ देखिए, उधार पक्ष में यहाँ पर 2 तारीख को बिक्री खाते बट्टा में लिख देंगे हम कितना? 200। ये दिया बट्टा हो गया, और 2000 में 200 घटा दिए तो 1800 रुपया हो गया ये रोकड़ में। और इस तरह से रोकड़ व्यवहार का लेखा हमने इसमें दर्शाया। फिर अगला व्यवहार है 4000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से दीपक के पास से खरीदा। अब देखिए, खरीदा यानी हमारी जावक होगी, तो इसको हम जमा करेंगे, व्यय पक्ष में लिखेंगे। और रकम चेक से चुकाया, चेक से चुका दिया, तो ये अमाउंट कहाँ लिखेंगे? हम बैंक में लिखेंगे इसको। और गणना कैसे करेंगे? तो 4000 का पहले 10% हम माइनस कर देंगे व्यापारी बट्टा, क्योंकि इसका लेखा नहीं करना, सीधा माइनस कर देना है। तो 400 रुपया माइनस हो गया, 3600 बचा। अब 3600 का 5% करेंगे, तो 3600 का 5% करेंगे तो 180 रुपया आएगा। तो 180 रुपया जो है वो बट्टा में आएगा, उसको हम कहेंगे प्राप्त बट्टा। और 3600 में 180 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3420। तो 3420 हम बैंक में लिख देंगे। किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे? तो देखिए, जमा पक्ष में खरीद खाते और बट्टा में हमने कितना बता दिया? 180, और बैंक में 3420। तो इस तरह से हमने इसकी एंट्री कर दिया। उसके बाद देखिए आगे 6 तारीख को 7000 का माल अमी को बेचा। अमी ने 40% रोकड़ और बाकी रकम चेक से चुकाया, चेक बैंक में भरा। बेचा यानी क्या हो रही? आवक, उधार करेंगे। तो 7000
की आवक हो गई बिक्री में, उसमें 40% रोकड़ है, तो 7,000 का 40% करेंगे तो 2800 आएगा। 7,000 गुणे 40/100 2800 आएगा। और बचा कितना 60%, तो 7,000 का 60% करेंगे तो आएगा 4200। तो 2800 और 4200 यानी 2800 रोकड़ है और 4200 चेक है बैंक में। तो बिक्री खाते और यहाँ पर आएगा एक 2800 रोकड़ मिलेगा 40% और बाकी का 4200 रुपया चेक मिलेगा। तो बैंक में 4200। उसके बाद अगला व्यवहार है 6,000 का चेक मिला जो गौरांग ने स्वयं के पुराने ऋण 6,050 को पूर्ण चुकाने के लिए दिया, जिसे बैंक में भरा। अभी देखिए यहाँ भी आवक हो रही है, तो यहाँ पर आवक हो रही है तो किस में हो रही है, बैंक में। तो बैंक में उधार पक्ष में आवक बताएंगे और आवक कितनी हो रही है 6,000 और ये वास्तव में है कितना 6,050। तो 50 रुपया क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। इस तरह से गौरांग खाते लिखेंगे और बट्टा में कितना बताएंगे 50 बट्टा में, और बैंक में दर्शा देंगे 6,000, चेक मिला इसलिए 6,000, तो हो गया 6,050। तो इस तरह से दर्शा दिए। फिर उसके बाद है 12 तारीख को वेतन 2,000 NEFT द्वारा चुकाया और NEFT का चार्ज 5 चुकाया। अब देखिए यहाँ पर वेतन भुगतान किया तो जावक है जमा करेंगे और NEFT चार्ज भी खर्च है, इसको भी जमा करेंगे। तो दोनों एंट्रियाँ जमा होंगी। 12 तारीख को वेतन और NEFT दिया हो, RTGS दिया हो, तो हमने जैसे पीछे थियरी में देखा तो ये सब बैंक के व्यवहार हुए, तो इसको हम रोकड़ में नहीं दर्शाएंगे, सीधा इसको हम बैंक कॉलम में दर्शा देंगे। तो बैंक कॉलम में पहले वेतन खाते बताएंगे 2,000 रुपया वेतन चुकाया उसका। तो देखिए जमा पक्ष में यहाँ पर 12 तारीख को वेतन खाते और बैंक में कितना बता देंगे 2,000। फिर उसी तारीख को NEFT चार्ज, ये भी बैंक में ही उधार होगा हमारे, तो इसको हम बैंक में खर्च के रूप में हम अपने रोकड़ बही में जमा कर देंगे। तो यहाँ पर जमा कर देंगे 5 रुपया। तो इस तरह से NEFT चार्ज 5 रुपया ये जमा हो गया जावक के रूप में। तो 2,000 वेतन जावक हुआ और बैंक चार्ज के रूप में जावक कितना हुआ 5 रुपया। फिर उसके बाद है 15 तारीख को 1,500 स्टेशनरी खर्च चेक से चुकाए। अब ये भी जावक है, चेक से है तो बैंक में जावक हो रही है, तो 15 तारीख को जमा करेंगे। तो 15 तारीख को जमा पक्ष में यहाँ पर हम इसको दर्शा देंगे और यहाँ पर खर्च जो है 15 तारीख को इसके अंदर अपने है 15 को स्टेशनरी खर्च है, तो यहाँ हम स्टेशनरी खर्च लिख सकते हैं। इसके अंदर मेरा रेवेन्यू लिखा है, तो यहाँ 15 को हम यहाँ पर सुधार लेंगे स्टेशनरी खर्च। गुजराती बुक में जो है रेलवे नूर भी है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं स्टेशनरी खर्च खाते। तो स्टेशनरी खर्च खाते हो गया और चेक से चुकाए, तो इसको हम रकम कहाँ दर्शा देंगे बैंक में। तो बैंक में कितना रुपया 1,500, तो 1,500 रुपया स्टेशनरी खर्च हो गया। और उसके बाद जो है अगला व्यवहार आता है 17 तारीख को 4,100 बैंक में भरे। अब ये जमा खर्ची व्यवहार जिस तरह हम बताए, तो जमा खर्ची व्यवहार यानी बैंक में आवक होगी और रोकड़ में जावक होगी। तो इसका मतलब हम बैंक में क्या करेंगे, शेष बढ़ाएंगे तो उधार करेंगे। तो बैंक में उधार में रकम लिखेंगे यहाँ पर 4,100 बैंक में, ये बैंक शेष बढ़ गया देखिए, और यहाँ लिख देंगे जमा खर्ची। और उसके बाद रोकड़ शेष घट जाएगा, तो ये देखिए रोकड़ में हमने कितना लिख दिया 4,100, तो रोकड़ शेष घट गया, कमी हो गई। और यहाँ पर जमा खर्ची, इस तरह से रोकड़ से निकाल करके और बैंक में भरा, तो बैंक शेष बढ़ गया, रोकड़ शेष घट गया। तो इसको कहते हैं जमा खर्ची व्यवहार, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर दिया है। उसके बाद अब अगला व्यवहार देखते हैं, वो तारीख है 20 तारीख को धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से 10,000 की कीमत का निजी वाहन 8,000 में बेचकर उसमें धंधे में कितना लाए 7,000। तो हमको देखना है इसके अंदर आपको 1, 2, 3 रकम दिया है, तो हम कौन सी रकम लेंगे। तो जो रकम हम लेंगे जो धंधे में आ रही है, तो धंधे में कितनी रकम आ रही है 7,000 आ रही है, तो ये 7,000 रुपया है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। तो धंधे में वास्तव में कितना आ रहा है 7,000, कौन ला रहा है, मालिक लाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे पूंजी खाते 7,000 रोकड़ में बता देंगे। तो आवक में पूंजी खाते रोकड़ में कितना बता देंगे 7,000, जितनी रकम धंधे में आई वही दर्शाना है आपको। फिर 23 तारीख को लड़की की साला की फीस भरने के लिए बैंक से निकाले 6,000। अब यहाँ पर
जो है ये जैसे रिलेशन पुत्री है तो रिलेशन हुआ, संबंध घर का हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यवहारों को आहरण बोलते हैं, इसको हम आहरण कहेंगे। और दूसरा बैंक से निकाले तो बैंक में जावक बताएंगे, तो जमा पक्ष में बैंक में शेष घटेगा तो यानी बैंक में दर्शाएंगे 6000। तो 23 तारीख को आहरण खाते और बैंक में से कितना निकालेंगे, 6000। अब ये अगर धंधे में आता, धंधे के लिए अर्थ में आता है तो फिर जमा खर्चे व्यवहार हो जाता है, लेकिन ये आहरण है इसलिए जमा खर्चे व्यवहार नहीं कहा जाएगा। फिर उसके बाद है 25 तारीख को 500 दुकान भाड़ा चुकाया, ये भी खर्च है तो जमा होगा, और यहाँ पर चेक तो दिया नहीं है तो रोकड़ है, तो रोकड़ जावक हुआ 25 तारीख को। तो 25 तारीख को दुकान भाड़ा खाते रोकड़ में कितना बता देंगे, 500। फिर उसके बाद है 28 को बैंक ने बैंक कमीशन 30 और एसएमएस चार्ज 20 उधार किए। अब ये बैंक ने जो है खर्च उधार किए हैं, तो आपको मैंने बताया था बैंक करे उसका उल्टा हमको करना होता है, या वैसे समझेंगे आप तो ये जो खर्चे हैं, हम खर्च क्या करते हैं, जमा, इसलिए हम इसको जमा करेंगे। तो जमा पक्ष में 28 तारीख को यहाँ पर बता देंगे इसके अंदर, तो कितने रकम पहले है, बैंक कमीशन 30, तो बैंक में बताएंगे इसको 30 रुपया। और फिर 28 तारीख को दूसरी एंट्री, उसको हम एसएमएस चार्ज बोलें या बैंक चार्ज बोलें, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ बैंक चार्ज हमने लिख दिया है। तो बैंक चार्ज में कितना चुका है, 20, तो दोनों बैंक में से जाओ बता दिए। फिर अगला है 5000 बैंक में भरे। अब यहाँ पर देखिए जमा खर्ची व्यवहार आ गया, बैंक में शेष घटेगा, रोकड़ में शेष बढ़ेगा, तो जहाँ बढ़ेगा उसको हम उधार करेंगे। तो ये देखिए उधार में हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर बैंक में, एक मिनट, बैंक में 5000 भरे, इस तरह की एंट्री है। यहाँ पर रोकड़ खाते और रकम किस में बता देंगे इसके अंदर, बैंक में। तो इसके अंदर 5000 बैंक में भरने से रोकड़ में जाओ, तो यहाँ रोकड़ खाते और बैंक में कितना रुपया बताएंगे, इसके अंदर रकम आएगी 5000। 5000, एक मिनट, यहाँ पर 5000 बैंक में भरे, तो यहाँ पर 29 तारीख को जो है बैंक में रकम 5000 बैंक से बढ़ गया इस तरह से, और रोकड़ शेष घट गया, तो जमा कर देंगे बैंक खाते रोकड़ में 5000। ये अपनी एंट्री जमा खर्ची व्यवहार, रोकड़ खाता बही के पृष्ठ के कॉलम में जमा खर्ची, और सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। टोटल देख लेते हैं इसका। तो कुल योग देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे रोकड़ का। तो रोकड़ का जैसे हमने बताया कि उधार पक्षी होता है हमेशा ज़्यादा, तो उधार पक्ष में देखिए 3500 है, 1800 है, 2800 और 7000, इनको जोड़ेंगे तो 15100 हो रहा है, 15100। इसको लाएंगे जमा पक्ष में 15100, और फिर उसमें से माइनस करेंगे 4100, 500 और 5000, तो बचेगा कितना, 5500। ये हमारा रोकड़ शेष आया। तो रोकड़ शेष का अंतर डिफरेंस आया, शेष आगे ले गए, जैसे पिछले सवाल हम करते थे उस तरह से। अब देखते हैं बैंक का। बैंक में भी देखिए उधार पक्ष में है 4200, 6000, फिर 4100 और 5000, इनको जोड़ेंगे तो 19300 हुआ, 19300, यहाँ पर 19300 दर्शाएंगे, और जमा में 19300, अंतर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, 6000 और 3420, 2000, 5 रुपया, 1500, 6000, 30, 20 और घटाएंगे इसके अंदर, तो इसको माइनस करने के बाद आ रहा है 325, 325, ये बैंक शेष। अब देखिए दोनों का उधार शेष हुआ, रोकड़ भी उधार शेष बता रहा है, बैंक भी उधार शेष बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे जो है रोकड़ शेष और बैंक शेष, इस तरह से। और उसके बाद टोटल कर लेंगे बट्टा का, तो दिया बट्टा हमारे पास 200 और 50, कुल कितना हो गया, 250। प्राप्त बट्टा देखते हैं, उसमें खाली 180 है, तो 180 रुपया। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप शेष आगे लाना चाहें, तो ये जनवरी का है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप यहाँ पर आपके ऊपर, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर फरवरी 1 तारीख को
शेष आगे लाए, ऐसा आप लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, शेष आगे लाए। और रोकड़ में कितना लाएंगे, 5500, यहाँ पर रोकड़ में 5500 और बैंक में लाएंगे 325। तो ऐसा आप चाहें तो दर्शा सकते हैं, और अन्यथा आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं प्रश्न नंबर किताब में 14 नंबर देखिए, इसमें निम्न व्यवहारों को सोनम की 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो यहाँ पर 3 खानों वाली रोकड़ बही इसी तरह बनाना है, बैंक शेष और रोकड़ शेष दोनों दिया है, तो दोनों हम क्या करेंगे, उधार। तो 16,000 और 18,000। तो देखिए जैसे अपना प्रारूप तो वही रहेगा, तो यहाँ पर हम शेष आगे लाए और रोकड़ में हो गया 16,000, बैंक में हो गया 18,000, दोनों में एंट्री हो गई। 4 तारीख को 8,000 का माल अशोक भाई को बेचा, उसने NEFT द्वारा रकम बैंक में चुका दी। NEFT मैंने बताया आपको, ये बैंक में ही आपको लिखना है। तो आवक हो रही, बेचा यानी आवक, उधार करेंगे, रकम किस में आएगी, बैंक में। बैंक में 8,000 बता देंगे, तो उधार पक्ष में बिक्री खाते और बैंक में कितना बता दिए, 8,000। उसके बाद है 6 तारीख को 10,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से हेतल को रोकड़ से बेचा। अब यहाँ रोकड़ व्यवहार है, बेचा यानी आवक हुआ, उधार होगा, तो उधार पक्ष में रोकड़ बट्टा कटेगा, 10,000 का 10% करेंगे तो यहाँ पर 1,000 माइनस होगा इसके अंदर। तो ये 1,000 जो है इसमें बट्टा दर्शाएंगे, और बच्चा कितना, 9,000 रोकड़ दर्शाएंगे। तो बिक्री खाते और बट्टा में कितना दर्शा देंगे, 1,000, और रोकड़ में कितना दर्शा देंगे, 9,000। रोकड़ बट्टा को दर्शा दिया हमने इसके अंदर। फिर उसके बाद है 3,000 बैंक में भरे, जमा खर्ची व्यवहार आ गया। तो बैंक में भरेंगे तो बैंक में आवक होगा और रोकड़ में जावक होगा। तो उधार पक्ष में यहाँ पर लिखेंगे हम, बैंक में 3,000, बैंक में 3,000, ठीक है, जमा खर्ची है। और जमा पक्ष में अपने रोकड़ में जावक होगी, तो यहाँ पर रोकड़ में लिख देंगे 3,000, जमा खर्ची बराबर बैंक खाते रोकड़ में 3,000, और यहाँ रोकड़ खाते बैंक में कितना रुपया, 3,000। 3,000 यहाँ बढ़ गया, 3,000 यहाँ घट गया। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है, जीवन बीमा प्रीमियम के 2,000 NEFT द्वारा चुकाए, बैंक ने 3 रुपया चार्ज वसूल किया। तो यहाँ जीवन बीमा प्रीमियम है, तो इसको क्या बोलते हैं, आहरण। ध्यान रखना, जीवन बीमा प्रीमियम को क्या कहा जाएगा, मालिक का निजी खर्च। आहरण और NEFT यानी बैंक, तो बैंक से जावक बताएंगे, और इसको भी बैंक से जावक बताएंगे। तो दोनों जावक किस में आएगी, बैंक में आएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, आहरण खाते बैंक में कितना रुपया, 2,000, और NEFT चार्ज खाते कितना रुपया हुआ, 3 रुपया, 3 रुपया, इसको दर्शा दिए। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार, वेतन 3,000 चुकाया, तो ये भी खर्च है। तो जमा पक्ष में चेक नहीं है तो रोकड़ आएगा, तो रोकड़ में दर्शा देंगे 3,000। 13 तारीख को वेतन खाते रोकड़ में कितना दर्शा देंगे, 3,000। फिर उसके बाद आता है जीवन बीमा प्रीमियम का हो गया, वेतन का। मजदूरी के 2,000 चुकाए, ये भी देखिए रोकड़ है, तो इसको भी 14 तारीख को रोकड़ बताएंगे। तो मजदूरी खाते यहाँ पर रकम बता देंगे, और कितनी रकम होगी, 2,000। चेक नहीं दिया है तो उसको हम रोकड़ लिखेंगे। उसके बाद है रोकड़ खरीदी 1,000, रोकड़ बिक्री 3,000। रोकड़ व्यवहार है तो रोकड़ में आएगा, खरीदी यानी जावक जमा में आएगा, बिक्री यानी आवक उधार में आएगा। तो जमा में खरीदी 1,000, जमा में खरीद खाते 1,000, और उधार में बिक्री खाते 3,000 रोकड़ में। उसके बाद दोनों पक्ष में एंट्री हो गई। फिर आता है रुपया 2,500 डिविडेंड का बैंक ने NEFT द्वारा जमा किया। अब बैंक जमा कर रही है यानी हमारी आवक है, तो हम उधार कर लेंगे इसको। तो उधार पक्ष में डिविडेंड खाते कितना बताएंगे, बैंक में 2,500। तो 19 तारीख को डिविडेंड खाते बैंक में 2,500। फिर उसके बाद आता है कमीशन के 1,200 चुकाए, यहाँ पर भुगतान हो रहा है, जमा करेंगे, चेक वगैरह नहीं दिया है, तो किस में दर्शाएंगे, इसको रोकड़ में दर्शाएंगे। तो रोकड़ में कितना रुपया बताएंगे, यहाँ पर 1,200। तो यहाँ कमीशन खाते 1,200। फिर उसके बाद आग का बीमा प्रीमियम भरने के लिए 2,500 NEFT द्वारा चुकाए। NEFT यानी बैंक,
तो बैंक में जावक हो रही है, जमा करेंगे 2500 रुपया, बैंक ने चार्ज के 2 रुपये वसूल किए। तो अब इसके सर यहाँ बताएंगे, बीमा प्रीमियम चुकाए तो चेक से 2500 को दर्शा दिए, और उसके बाद NEFT चार्ज चुकाए कितना रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया और दर्शा दिए खर्च खाते। आप चाहे तो संक्षिप्त विवरण यहाँ ब्रैकेट में दे सकते हैं सब में, और नहीं तो आप इस तरह से एंट्री बता सकते हैं खाते के अनुसार। फिर उसके बाद आता है अगला, इसमें दिया है बैंक ने बैंक ब्याज 200 और कमीशन का 200 हमारे खाते NEFT खाते से जमा किए। अब यहाँ इस तरह दिया हुआ है, तो इसमें आवक हुई है, क्योंकि बैंक जमा कर रही थी, हमारी आवक हो रही है। हमारी आवक हम क्या करते हैं, उधार, तो उधार पक्ष में 200 रुपया ब्याज और 200 रुपया कमीशन बैंक में लिखेंगे। बैंक ब्याज 200 और बैंक कमीशन 200। तो इस तरह से आवक के रूप में दर्शा दिए। फिर उसके बाद बैंक ने हमारी ओर से वाहन का लोन का किस्त 12,000 NEFT द्वारा चुका दिया और बैंक ने 3 रुपया चार्ज वसूल कर लिया। तो यहाँ भी देखिए जावक है तो जमा होगा, तो 12,000 रुपया बैंक में जमा होगा, जावक बताएंगे, और 3 रुपया चार्ज का बता देंगे। तो यहाँ पर लोन खाते या लोन का किस्त खाते लिख सकते हैं। कितना किस्त है, 12,000, और NEFT चार्ज जो लिया वो कितना लिया, 3 रुपया, 3 रुपया NEFT चार्ज हो गया। और इस तरह से अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर टोटल करेंगे, तो यहाँ पर जमा उधार पक्ष लेते हैं पहले, 16,000, 9,000, 3,000, 16 और 9, यहाँ पर हो गया 25 और 3 28, तो 28,000 ये हो गया इसका टोटल उधार का। जमा में लाएंगे 28,000, उसमें से माइनस करेंगे 3,000, 3 6,000, फिर 2 8, 1 9,000, और ये 1,200 ये है, 10,200 माइनस होगा, 17,800 बचेगा। ये हुआ शेष आगे ले गए, यानी कि रोकड़ का क्या आया, उधार शेष आ गया। फिर बैंक का देखते हैं, तो इसके अंदर बैंक का टोटल यहाँ पर 18,000, 8,000, 3,000, 2,500, फिर 200 और 200 इनको जोड़ेंगे तो हो रहा है 31,900, 31,900, 31,900 हुआ। जमा कर देंगे 31,900, और अंतर निकालेंगे यहाँ पर 2,003, फिर 2,500, फिर 2, और उसके बाद 12,000 और 3, इतने अमाउंट हैं। इसको माइनस करेंगे 15,392, 15,392, तो ये डिफरेंस आया। और ये जो डिफरेंस आया ये बैंक शेष हो गया। तो इस तरह से रोकड़ का भी उधार शेष है और बैंक का भी उधार शेष है, दोनों का शेष निकल गया। और इधर बट्टा का देख लेते हैं, तो इधर 1,000 रुपया है, तो इसका मतलब कि दिया बट्टा 1,000। और प्राप्त बट्टा देखते हैं, तो यहाँ प्राप्त बट्टा कुछ नहीं है, नील कर देंगे। शेष आगे लाना हो तो हमारा ये व्यवहार फरवरी का है, 1 मार्च को आगे लाएंगे, तो 1 मार्च को रोकड़ शेष कितना आगे आएगा, तो रोकड़ शेष आएगा 17,800, 17,800, और बैंक शेष आएगा 15,392, 15,392। इस तरह से दोनों एंट्री इसमें आप बता सकते हो, रोकड़ शेष के रूप में बाकी आगे लाए, शेष आगे लाए, यहाँ ले गए, ला लाए। अब उसके बाद एक सवाल और देखते हैं, तो यहाँ देखिए किताब में प्रश्न नंबर 15 है, मानसी के निम्नलिखित व्यवहारों को 3 खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। तो 3 खाने वही बनेंगे जैसे बनते हैं। सितंबर महीने का व्यवहार है, रोकड़ शेष 10,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 है, तो रोकड़ शेष उधार करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट जमा करेंगे। तो फिर इसको हम यहाँ लिखते हैं, शेष आगे लाए, रोकड़ में 10,000 और बैंक में 5,000, बैंक में 5,000, ये शेष बैंक का शेष हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। केवल के पास से 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, 2% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से खरीदा। अब यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर दोनों बट्टा दिया है, व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा दोनों है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो इसका बट्टा निकालेंगे इसमें,
तो देखिए 5,000 का 10%, 500, इसका लेखा नहीं करना है, व्यापारी बट्टा है, और बचा 4500। अब 4500 का 2% करेंगे, तो 4500 का 2% करेंगे तो इसकी रकम आएगी 90 रुपये। तो 4500 का ये 90 रुपया हो गया, और 4500 में 90 रुपया माइनस करेंगे तो जो रकम बचेगी वो 4,410। तो खरीदी है तो जमा करेंगे खरीद खाते, यहाँ बट्टा में लिखेंगे 90 रुपये, 90 रुपये हो गया। और उसके बाद रोकड़ में दर्शाएंगे इसको, कितना रुपया होगा रोकड़ में, 4,410 घटा के 4,410। तो इस तरह से ये रकम हो गई, इसमें 4410 और दूसरा 90, बट्टा काट के व्यापारी बट्टा नहीं दर्शाना है। फिर ज्योति के पास से 10,000 का लेना पेटे, पूर्ण भुगतान में 8,000 NEFT द्वारा और 1900 रोकड़ मिले। अब देखिए ज्योति के पास से हमें प्राप्त हो रहा है 8,000 और 1900, दो अमाउंट हो रही है, तो यहाँ पर 1900 रोकड़ होगा, बैंक में 8,000 होगा। अब मिलना कितना चाहिए हमको कुल, यहाँ मिलना चाहिए 10,000, 100 रुपया कम मिला तो 100 रुपया हम बट्टा बता देंगे। तो यहाँ देखिए ज्योति खाते बट्टा में कितना बता देंगे, 100, ये रोकड़ में 1900, बैंक में 8,000, जो रकम जहाँ मिले उसे लिख दिया। विनोद को वेतन 500 NEFT द्वारा 100 भाड़ा रोकड़ चुकाए और बैंक ने 3 रुपया चार्ज वसूल किया। तो देखिए वेतन NEFT यानी बैंक में जावक होगी, जमा करेंगे, और भाड़ा रोकड़ में है तो रोकड़ चुका देंगे, और उसके बाद जो है 3 रुपया बैंक चार्ज है उसको बता देंगे यहाँ पर। तो अब इसकी असर यहाँ दर्शाएंगे जमा पक्ष में। जमा पक्ष में पहले वेतन खाते, और वेतन की रकम है 500, चेक से NEFT है तो बैंक में, भाड़ा नगद है तो इसको रोकड़ में बता देंगे 100 रुपया, और NEFT चार्ज ये तो बैंक में ही रहेगा, तो NEFT चार्ज है 3 रुपया, बैंक में 3 रुपया। 3,000 का माल काश्मीरा बहन को रोकड़ से बेचा, रोकड़ बेचा नहीं, अपनी रोकड़ आवक हो रही है। उधार पक्ष में 3,000 रोकड़ में, यहाँ बिक्री खाते रोकड़ में 3,000। 500 ऑफिस खर्च के लिए और 350 घर खर्च के लिए बैंक से निकाले। अब देखिए बैंक से कुल कितना निकाले, 500 और 350, 850 निकाले। उसमें से ये जो 500 रुपया है ये ऑफिस खर्च के लिए है, यानी ये रकम धंधे में आएगी, तो ये जमा खर्ची हो जाएगा। 500 रुपया जमा खर्ची हो जाएगा और 350 क्या हो जाएगा, आहरण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें एंट्री बतानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर यानी 500 रुपया जैसे रोकड़ निकाले तो जमा खर्ची बताना है, और 350 को हम बताएंगे आहरण के रूप में। तो अब इसमें लिखते हैं एंट्री, पहले तो 500 रुपया जैसे है इसमें तो बैंक से निकालेंगे, तो यहाँ पर बैंक में जावक बता देंगे। यहाँ 500 रुपया देखिए जावक बता दिए बैंक से, और उसके बाद जो है 500 और उसमें से कितना रुपया अपने बताएंगे इसके अंदर आहरण इसके रूप में, 500 रुपया जमा खर्च के रूप में रोकड़ में आवक, रोकड़ से बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने रोकड़ से उसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से 500 रुपया ये हो गया। तो 500 रुपया यहाँ से निकाले और यहाँ पर अपने रोकड़ में आ गया, तो ये हो गया जमा खर्ची। और उसके बाद जो है 20 तारीख को रोकड़ खाते हो गया, और फिर उसी तारीख को यहाँ पर हमने 350 रुपया ये जो है घर खर्च के लिए निकाले, तो फिर ये आहरण हो गया, ये जमा खर्ची नहीं है। तो इसकी हम एंट्री अलग से बताएंगे इसको। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इस व्यवहार में जमा पक्ष में यहाँ आहरण खाते, यहाँ पर एंट्री हमने लिखा नहीं है, इसको हम अलग से लिख देंगे इसके अंदर। यहाँ पर लिख देते हैं एडजस्ट करके, इसी के नीचे यहाँ यहीं लिख देते हैं। देखिए 20 तारीख को आहरण खाते, 20 तारीख को आहरण खाते, ये एंट्री लिखना रह गया है, तो आहरण खाते लिख दिए और रकम यहाँ दर्शा देते छोटा सा। तो आहरण की रकम जो घर के लिए घर खर्च है वो कितना रुपया इसका है, 350। तो 350 है, आपको समझ लेना है। ये देखिए, तो यानी कि जमा पक्ष में बैंक में से 500 निकला और दूसरा 350 निकला, तो 350 तो आहरण हो गया,
तो दूसरी एंट्री नहीं होगी, लेकिन ये 500 जो निकला वो धंधे में आएगा, तो धंधे में यहाँ पर उसको हमने रोकड़ में बढ़ा दिया। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार, 3000 का यंत्र खरीदा, यंत्र स्थापना की मजदूरी 250 चुकाए। तो ये 25 तारीख का व्यवहार है। अब यहाँ पर अपने रोजनामचा में सीखे थे कि संपत्ति के खरीदे के साथ जो खर्च चुका जाए उसको संपत्ति में जोड़ सकते हैं। तो 3000 प्लस 250 यानी कितना हो गया, 3250। तो ये जो पेमेंट हमने रोकड़ चुकाया है तो ये जावक के रूप में जमा कर देंगे। तो 25 तारीख को यंत्र खाते 3250 दोनों जोड़कर एक साथ बता सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद है 1000 रोकड़ हाथ पर रख करके और बाकी रकम बैंक में भर दिया। अभी हमने इस तरह का एक प्रश्न देखा था, ये दूसरी बार आया है। तो 1000 हाथ पे रखना है, तो ये देखिए शेष आगे ले गए, ये रोकड़ में कितना लिख देना है आपको, 1000 ये हाथ पे रख दिए हमने, इसका मतलब ये हुआ। अब बाकी रकम बैंक में भरना है, तो बाकी रकम बैंक में कैसे भरेंगे, तो बाकी क्या करेंगे, पहले हम उधार में अपनी आवक लिखा लेंगे, फिर खर्च निकालेंगे, फिर जो बचेगा वो रकम बैंक में भर देंगे। ठीक है, तो उधार का योग करेंगे पहले, तो 10,000, 1,900, 3,000 और 500 इनको जोड़ेंगे तो 15,400 हुआ। इनका टोटल हुआ यहाँ पर 15,400। ये आवक हुई हमारी कुल, उसमें हम लाएंगे इसको जमा पक्ष में, व्यय पक्ष में 15,400। अब उसमें से हमारे खर्चे माइनस करेंगे, तो 4410 है, 100 है और 3250 है, और ये 1000 रुपया हाथ पे जो रखना है वो भी हमने निकाल दिया। अब इनको घटाने के बाद क्या बचेगा इसके अंदर, 6,640, 6,640 ये रकम बची। तो ये रकम हम बैंक में भर देंगे। तो इस तरह से इसको बैंक में भरेंगे, तो ये देखिए रोकड़ में जावक बता दिया और बैंक में आवक, यहाँ जमा खर्चे लिख देंगे और बैंक में आवक बता देंगे। तो ये देखिए बैंक में आवक बता देंगे, रोकड़ खाते 6,640 बैंक में आवक हो गया, और जमा खर्चे भी लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको कभी बोला गया हाथ पे रख करके बाकी रकम बैंक में भरा, तो आपको इस तरह से एंट्री करना है। इसके पहले हमने एक सवाल 3 खाने वाली रोकड़ बैंक में, उसमें भी इस तरह से किया था। अब बैंक का टोटल कर लेंगे। यहाँ पर बैंक का टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर है 8,000 और 6,640, तो हो गया 14,640, 14,640, और ये टोटल यहाँ लाएंगे 14,640, और उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस होगा तो 5,000 है, 500 है, 3 रुपया है, फिर 500 है, फिर 350 है, बराबर इतना माइनस करेंगे तो 8,287 रुपया बचा, 8,287 रुपया बचा। इस तरह से रोकड़ शेष हुआ 1,000 और बैंक शेष हुआ 8,287, और इसको हम यहाँ सितंबर है तो अक्टूबर महीने में 1 तारीख को शेष यहाँ लिख सकते हैं इसके अंदर। तो वहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितना बताएंगे, 1,000 शेष आगे लाए और बैंक का लिखेंगे 8,287। इस तरह से ये सवाल यहाँ पूरा होता है। बट्टा का टोटल लग गया है, तो दिया बट्टा का टोटल कितना है, 100 रुपया, यहाँ खाली 100 रुपये लिख देंगे बट्टा का टोटल, और प्राप्त बट्टा में है 90 रुपया, यहाँ 90 लिख देंगे। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने इस चैप्टर के अंदर छोटे बड़े सवाल जिसके अंदर थियरी के साथ, और उसके अलावा हमने 3 खाने की रोकड़ बही, 2 खाने वाली, यानी मैक्सिमम सवाल हमने हर तरह के सवाल प्रैक्टिस किए हैं। अब आपको इसी आधार पर सवालों को हल करके और उसके बाद प्रत्येक सवाल की आपको प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।